नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम मॉडल प्रश्न पत्र कर रहे हैं और ये मॉडल प्रश्न पत्र है अपना वो है 10 कक्षा 12th होगी, राजनीति विज्ञान का अपना होगा ये मॉडल पेपर। और प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका पूर्णांक होगा 80 का और 3.25 घंटे का पेपर आपका आएगा। कुछ आपके लिए निर्देश दिए हुए होंगे जिनको आप देख पा रहे होंगे। खंड ए, ब, से और द में आपका ये प्रश्न पत्र है वो डिवाइड होगा। तो सबसे पहले आपके सामने खंड ए होगा और खंड ए को हम हल करने से पहले प्यारे विद्यार्थियों आपको बता दें, आपके लिए शेखावाटी मिशन 100 और प्रश्न बंक जो कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए हुए हैं, उन दोनों में आपको मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो प्रश्न थे वो बताए गए हैं। अब जो अपन ये 10 का मॉडल पेपर कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण ये है कि मैंने 1 से लेकर 10 तक के एक्सीलेंट देश वर्ग के मॉडल पेपर देखे। उनमें से सबसे मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न मुझे इस मॉडल पेपर के लगे, सिलेक्टेड प्रश्न। और ये इन प्रश्नों में से आपको एग्जाम में कई प्रश्न देखने को मिलेंगे, लगभग प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं हम आगे। अब कई जो बच्चे हैं वो पूछते हैं कि शेखावाटी मिशन 100 में से कितने % आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एज ए फीडबैक स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि 95+ है वो शेखावाटी मिशन से लगता है, क्योंकि शेखावाटी मिशन एक ऑथेंटिक शिक्षा विभाग की टीम द्वारा लेक्चरर्स द्वारा तैयार की गई PDF होती है, विद आंसर होती है, विद आंसर। ये सबसे बड़ी बात है कि उनके आंसर उनके साथ ही होते हैं और सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं। तो एक बार अगर आपने धैर्य के साथ पढ़ लिया तो इतने मार्क्स से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ये मैं आपसे गारंटी कर रही हूँ, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न विकल्प चयन का है और बहुविकल्पीय प्रश्न इनको बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? सीधा हम ऑप्शन की ओर चलेंगे, 4 ऑप्शन पे कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको। सीधा ऑप्शन 89 में, 1989 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी, 61 में दीवार बनाई गई थी। दोनों डेट आपको ध्यान रखनी। यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे होते हैं और ये 12 सितारे एकता के प्रतीक हैं। भारत की पूर्व की ओर चलो नीति का जो हिस्सा है वो कौन सा देश है? तो ये बांग्लादेश है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत जो सम्मिलित देश है, रासायनिक हथियार संधि कितने देशों द्वारा हस्ताक्षरित की गई? तो 181 देशों द्वारा की गई। कब की गई? 1992 में। ये संधि कब हुई थी? साल भी ध्यान रखना अपने को, 1992 में हुई थी। कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 181 देशों ने। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील। देश कौन सा है? ब्राजील। जगह कौन सी है? रियो डी जेनेरियो। पृथ्वी सम्मेलन। भारत में आर्थिक सुधारों की जो योजना शुरू हुई वो कब शुरू हुई? तो 1991 को। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली। भारतीय जनसंघ के संस्थापक प्यारे विद्यार्थियों कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत में पंचवर्षीय योजना की धारणा शुरू की थी किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। योजना आयोग की स्थापना, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत, ये सब किसकी देन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। 1971 में भारत पाक युद्ध के पश्चात किस देश का जन्म होता है? तो ये सीधा सा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, बांग्लादेश का। नेहरू जी की औद्योगिकरण की नीति, बड़े उद्योगों के पक्षधर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बड़े बड़े उद्योग लगाए भी गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो इनके एक महत्वपूर्ण घटक कार्यक्रम 7 था, तो वो था परमाणु कार्यक्रम। प्री पीवियर्स की समाप्ति प्यारे विद्यार्थियों, प्री पीवियर्स की समाप्ति किसके द्वारा की गई थी? तो इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी प्री पीवियर्स की समाप्ति। और 7 बहनों का राज्य का अर्थ क्या है? 7 बहनें किन राज्यों को कहते हैं? पूर्वोत्तर के राज्यों को कहते हैं। पूर्वोत्तर में सिक्किम को छोड़कर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये जो राज्य हैं
ये कौन से कहलाते हैं? 7 सिस्टर्स। संस्कृत में इनको बोलते हैं सप्तभंगिनी और अंग्रेजी में इसको कहते हैं 7 सिस्टर्स। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। अब हम बढ़ते हैं वृक्ष स्थान की ओर। 1968 में 68 में गणतंत्र बनने के पश्चात ही मालदीव ने कौन सी शासन प्रणाली अपनाई? अध्यक्षात्मक। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीय। 1999 में भारत और पाकिस्तान के मध्य कारगिल युद्ध हुआ था। सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है उसमें सैन्य खतरा है वो किसी भी देश के लिए सबसे अधिक खतरा माना जाता है, सेना का खतरा। भारत में पर्यावरण संबंधी जो क्योटो प्रोटोकॉल हुए 1997 में हस्ताक्षर किए। भारत ने पर्यावरण संबंधी क्योटो प्रोटोकॉल पर, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, लेकिन भारत ने कब हस्ताक्षर किए? 2002 में। ये डेट याद रखें। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था जापान के शहर क्योटो में, लेकिन भारत ने हस्ताक्षर कब किए? 2002 में। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1961 में। 1971 में लोकसभा के कौन से चुनाव हुए थे? 5वें। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का सबसे प्रभावी मुद्दा कौन सा था? कश्मीर मुद्दा। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के बाद उसके उत्तराधिकारी के रूप में कौन सा गणराज्य सामने आया? तो वो था रूस। दक्षिणी एशिया का कौन सा देश अतीत में एक हिंदू राष्ट्र भी रहा? तो दक्षिणी एशिया में कौन से देश हैं? भारत के पड़ोसी देश हैं। 8 पड़ोसी देश हैं जिसमें नेपाल, वो मालदीव भी है। तो दक्षिणी एशिया का कौन सा देश है जो हिंदू राष्ट्र भी था? तो ये नेपाल रहा हिंदू राष्ट्र। अब जो नेपाल है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन चुका है। ये भी ध्यान रखें, कब बना वो साल भी याद रख लें। बाह्य सुरक्षकों के लिए 2 पारंपरिक नीतियों के नाम बताने हैं। बाह्य सुरक्षा, आत्मसमर्पण करना और शक्ति संतुलन करना। बाह्य यानी एक देश को अपने अंदर की सुरक्षा तो चाहिए, आंतरिक सुरक्षा जिसको बोलते हैं, उसके बाहर भी अगर सुरक्षा रखनी है तो उसे या तो आत्मसमर्पण करना होगा या उसे शक्ति संतुलन बनाना होगा। पर्यावरण से जुड़े किन्हीं एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण विकास कार्यक्रम है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वैश्वीकरण विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के तेजी से आपस में जुड़ने की जो प्रक्रिया है, जिसमें सेवा, पूंजी और वस्तुएं जुड़ती। योजना आयोग के सदस्य के रूप में भारत की पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर बल देती है? तो भारत की जो योजना आयोग के सदस्य के रूप में आप किस पंचवर्षीय योजना, आपसे पूछा जा रहा है कि आप योजना आयोग के सदस्य हैं और आप भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पे जोर देते अगर आप योजना आयोग के सदस्य होते तो? क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पे जोर दिया गया था? कृषि पे। लेकिन आप किस पे जोर देते ये पूछा गया। देश को गरीबी से बाहर निकालने पे जोर देते। नाटो का पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। गरीबी हटाओ का मशहूर नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। कब? 1971 के चुनाव में। 5 अगस्त 1919 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा किस अनुच्छेद को समाप्त किया है? 370 को। 2019 में लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन की सरकार बनी? तो यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एनडीए। खंड ब है और खंड ब में आपके होंगे लघुत्तरात्मक प्रश्न जिनकी शब्द सीमा 50 हो। अपनी आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए चीन द्वारा उठाए गए कदमों पर संक्षिप्त उल्लेख लिखना है या उन पर टिप्पणी लिखना, कहने का मतलब। तो चीन ने अपनी आर्थिक व्यवस्था, बंद आर्थिक व्यवस्था से नियंत्रित आर्थिक व्यवस्था से किन उपायों को अपनाया और एक आर्थिक ताकत बनने में, उस आर्थिक ताकत की ओर चीन बढ़ा है? तो चीन ने आयात के
स्थान पर घरेलू उत्पाद को अपनाया और नागरिकों के लिए रोजगार और सामाजिक जो कल्याण था उसको समुचित किया। चीन ने अपनी जो बंद अर्थव्यवस्था थी, तो चीन ने बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था की ओर अपना कदम बढ़ाया। चौथा हम कह सकते हैं कि चीन ने अमेरिका के साथ अपने संबंध बढ़ाने शुरू किए या स्थापित करने शुरू किए। दक्षेश से आप क्या समझते हैं? दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन को क्या कहते हैं? दक्षेश। दक्षिणी एशिया, एशिया के दक्षिणी, एशिया का वो भाग जो दक्षिण में है और दक्षिण में स्थित एशियाई देशों का सहयोग संगठन दक्षेश कहलाता है। और एशिया के इसमें 8 देश हैं सहयोगी संगठन के रूप में हैं ये। और इस संगठन की स्थापना कब हुई? 1985 में। कब, कहाँ पे हुई? ढाका, बांग्लादेश में। और दक्षेश सार्क में कौन कौन है? भारत है जो कि मुख्य भूमिका में है। सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल वाला सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है भारत, दक्षिणी एशिया का। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, मालदीव है, श्रीलंका और अफगानिस्तान। इस संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सहयोग को बढ़ावा देना है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को प्राप्त वीटो पावर क्या है? वीटो पावर का मतलब है मना कर देना, निषेधाधिकार। वीटो पावर का अर्थ है निषेधाधिकार, जो कि जो सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी सदस्यों को ही प्राप्त है। और स्थायी सदस्यों में 5 देश हैं, जैसे अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। ABCRF। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, आर से रूस और एफ से फ्रांस। ABCRF ये देश हैं जो कि वीटो पावर का प्रयोग करती हैं। तो सुरक्षा परिषद में कोई भी प्रस्ताव रखते हैं और उस प्रस्ताव को यदि इन देशों ने मना कर दिया तो क्या ये उनकी कौन सी पावर है? निषेधाधिकार। शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हो? शक्ति संतुलन बनाए रखने के उपाय कौन से होते हैं? शक्ति संतुलन का आशय है कि जो भी आपात स्थिति है वह उसको ध्यान में रखते हुए युद्ध की जो भी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसकी संभावना को ध्यान में रखते हुए पहले से ही अन्य देशों के साथ सहयोग स्थापित कर लेना, अपनी शक्ति को बैलेंस कर लेना, ताकि जो शक्तिशाली देश है वो उसे नुकसान न पहुंचा सके। जैसे गठबंधन कर लेना, सशस्त्रीकरण या निशस्त्रीकरण को अपना लेना। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? जापान के शहर क्योटो में 1997 में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक समझौता हुआ था, उसको कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो शहर का नाम है, प्रोटोकॉल यानी समझौता। क्योटो प्रोटोकॉल का महत्व क्या है? क्या भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए? क्योटो प्रोटोकॉल के है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों के फलस्वरूप इस प्रोटोकॉल को मान्यता मिली थी। औद्योगिक विकास से संपन्न जो देश हैं वो पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए अपने उद्योगों से निकलने वाली जो जहरीली गैस है उसके अनुपात को निर्धारित सीमा तक घटाने का प्रयास पर वो इस समझौते में सहमत हो गए थे। इस अंतर्राष्ट्रीय सहमति पर जापानी शहर क्योटो, ये जो सहमति पर हस्ताक्षर हुए वो था जापान का शहर क्योटो 1997 में, और भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए 2002 में। इस समझौते के तहत यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज द्वारा निर्धारित जो भी जहरीली गैस है, CFC, मीथेन जैसी गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनको कम करने पर सहमति बनी थी। अगस्त 2002 में हमारे देश भारत ने भी इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर दिए। कब? अगस्त का महीना था, साल थी 2002 की। 1962 में हुए भारत चीन युद्ध ने किस प्रकार भारत की छवि को देश और विदेश में धक्का पहुंचाया? किन्हीं 4 बिंदु की व्याख्या करनी है आपको। 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ, तो भारत उस समय स्वतंत्र हुआ ही था 1947 में,
तो भारत के पास वो संसाधन नहीं थे। भारत तो अपने लोगों को गरीबी से उबारने का प्रयास कर रहा था और अचानक से उसे चीन से युद्ध देखना पड़ा, चीन का आक्रमण सहना पड़ा। तो इससे भारत की छवि पर किस प्रकार से धक्का पहुंचा या नुकसान हुआ, कहने का मतलब भारत की छवि को। तो आधुनिक हथियारों की कमी की वजह से भारत युद्ध में पूरी तरह से पराजित हो गया था और जो भारत का भूभाग था वो भी चीन ने अपने कब्जे में ले लिया। भारत को ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों से मदद मांगनी पड़ी। दो प्रमुख बिंदु। तीसरा हमारा बिंदु है कि जो कई सैनिक भारत की सामाजिक रणनीतिक माने आर्थिक जो भी हालात थे उनमें निपट पाना मुश्किल था। चौथा हो गया कि रक्षा मंत्री जो कि कृष्णा मेनन थे उस समय, उन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया था। वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई चेतावनी के बावजूद चीन के जो खतरनाक इरादे थे वो भारत सरकार पहचान नहीं पाई थी। मिलान वाले प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो नियोजित अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव किसने दिया? बॉम्बे प्लान ने। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तीव्र गति से संरचनात्मक विकास करना। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था क्या कहलाती है? नीति आयोग, और ये बनी थी 1 जनवरी 2015 को। समाजवादी मॉडल सोवियत संघ से लिया है हमने। कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना से क्या तात्पर्य है? तो प्यारे विद्यार्थियों, 1952 में पहले आम चुनाव हुए थे और 1967 तक 67 तक कांग्रेस राज्य और केंद्र दोनों जगह पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभा रही थी, सत्ता में थी। तो इसको राजनीतिक विश्लेषकों ने इस दौर को कांग्रेस प्रणाली का नाम दिया था। रजनी कोठारी जैसे राजनीतिक विचारक थे, उन्होंने इसे कांग्रेस प्रणाली का नाम दिया। अब हम कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हो? इसका मतलब इस प्रणाली को नुकसान हुआ, फिर पुनः स्थापित हुई है। तो इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया वह पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का कार्य नहीं था। कई सालों से यह पार्टी इंदिरा गांधी द्वारा नई विचारधारा पर बनी थी। इस पार्टी के ने चुनाव जीते, लेकिन इस जीत के लिए पार्टी कुछ सामाजिक तरीके जैसे गरीब, महिला, हरिजन, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के पर अधिक निर्भर थी। जो कांग्रेस उभर कर सामने आई वह बिल्कुल नई कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित करने के लिए कार्य किया और लेकिन कांग्रेस प्रणाली की जो प्रकृति थी वो बदल गई थी। तो फिर विद्यार्थियों, आपको पता होगा 1969 में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो जाती है, नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस। पुरानी कांग्रेस में सिंडिकेट के कामराज और जो मोरारजी देसाई जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे, प्रभावशाली भी थे, वो थे। और नई कांग्रेस में थी इंदिरा गांधी। 1971 में जब पुनः चुनाव होते हैं तो 1971 में इंदिरा गांधी की जो नई कांग्रेस थी वो सत्ता में आ जाती है। गरीबी हटाओ का नारा और इंदिरा गांधी का प्रभावशाली व्यक्तित्व और समाजवादी नीतियों के कारण। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ये सुनिश्चित करती है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लोकतांत्रिक ढांचे में होगी? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है? तो संसदीय जो प्रणाली हमने लोकतंत्र के साथ अपनाई है वो बहुदलीय प्रणाली को अपनाती है और देश में सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रणाली को भी अपनाया गया है। चौथा पॉइंट है कि हमने जो राज्य का स्वरूप अपनाया वो धर्मनिरपेक्ष अपनाया है। दबाव समूह, हित समूह और जो भी क्षेत्रीय दलों को संगठित होने की पूरी आज़ादी देता है भारत का जो सिस्टम है वो। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किए गए प्रमुख संवैधानिक बदलावों में से किसी एक के बारे में लिखिए। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत आपातकाल के दौरान ही संविधान का
42वां संविधान संशोधन पारित हुआ था और इस संशोधन के जरिए संविधान के अनेक हिस्सों में बदलाव भी किए गए। 42वां संविधान संशोधन के हुए अनेक बदलावों में से एक था कि देश के जो विधायिका है उसका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया, 6 वर्ष। भारत में गठबंधन सरकार के पक्ष में तर्क देने, गठबंधन मतलब मिलीजुली सरकार, गठबंधन सरकार के पक्ष में यानी उसके अच्छे जो प्रभाव हैं वो कौन से हैं, तो ये विकल्प प्रदान करती है। जो गठबंधन सरकार होती है उस परिस्थिति में एक अच्छा विकल्प प्रदान करती है जब किसी पार्टी को बहुमत न मिले और देश को फिर चुनाव में झोंकने से बचाया जा सके। दूसरा, गठबंधन सरकारों में क्षेत्रीय दलों को भी अच्छा मौका मिलता है और क्षेत्रीय दलों का जो महत्व है वो भी बढ़ता है। नहीं तो एक ही दल का बहुमत होगा, सत्ता होगी तो अपनी मनमर्जी करेगा, जो कि वर्तमान में हो रहा है। तो वो सरकार किसी भी गरीब पिछड़े तबकों की नहीं सुनेगी, वो अपने ही मन की पूर्ण बहुमत की होने के कारण मनमर्जी से अपने कार्य करेगी। व्यापक सहभागिता बढ़ती है, गठबंधन की सरकार हो तो अनेक दल हैं उसमें भाग लेते हैं, राजनीतिक विचारधाराओं के लोग भी भाग लेते हैं। यूँ नहीं कि एक ही एक विचारधारा के लोग भाग ले, जैसे अभी हो रहा है, सांप्रदायिकता चारों ओर फैली हुई है, एक धर्म को विशेष प्रमोट किया जा रहा है, वो भी गलत है। क्योंकि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई का। जो हमारी गंगा जमुनी सरस्वती है, उनकी जो परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है समन्वय वाली, उसमें कहीं न कहीं तनाव चल रहा है। क्षेत्रीय दलों का प्रतिनिधित्व, गठबंधन सरकारों में अनेक क्षेत्रीय दल सम्मिलित होकर अपने अपने क्षेत्रों के विचार के लिए कार्य कर सकते हैं। अब भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका क्या है? तो भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका को जब हम बात करें तो भारत एक विशाल राष्ट्र है। इसमें विभिन्न हितों की जो भी कठिनाई हैं भिन्न भिन्न हैं और उन सब क्षेत्रीय हितों की समस्याओं को सुलझाने के लिए राजनीतिक दलों का गठन होता है और लोगों के द्वारा इसमें भाग लिया जाता है। तो राष्ट्रीय हितों के मुकाबले क्षेत्रीय हितों को अधिक महत्व दिया जाता है इसमें, और क्षेत्रीय भावना अधिक प्रबल होती है। इसी कारण भारत में अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का निर्माण भी हुआ है। और क्षेत्रीय दलों में हम बता सकते हैं कि तमिलनाडु में डीएमके, और उड़ीसा की बात करें तो बीजू जनता दल, पंजाब में अकाली दल, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, ये सब पार्टियाँ ये क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं। खंड 6 होगा और खंड 6 में आपके सामने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें शब्द सीमा 100 होगी। क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या हैं, क्यों बनाए जाते हैं क्षेत्रीय संगठन, और क्षेत्रीय संगठन ही है यूरोपीय संघ, इस पर टिप्पणी लिखिए। तो क्षेत्रीय संगठनों के बनाने के जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो हैं कि एक तो जो विभिन्न क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनका निपटारा करना, क्षेत्रीय स्तर पर ही उनका हल ढूंढ लेना, ये भी कारण इसके लिए क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों को भी सुगम करना। तीसरा पॉइंट हम बना सकते हैं कि बाहरी जो भी हस्तक्षेप है उसका डटकर मुकाबला कर सकते हैं क्षेत्रीय संगठन आसानी से। बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रासंगिक बनाने हेतु सुझाव दीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रासंगिक कैसे बनाया जा सकता है, या अथवा में आप कर सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास क्रम का वर्णन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 से लेकर आज तक किस प्रकार से अपना कार्य करता आ रहा है वो कर सकते हैं। तो प्रासंगिक में हम बात कर रहे हैं, बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए कुछ सुधारों की आवश्यकता है और उन सुधारों के लिए सशक्त प्रयास किए जाने चाहिए। जैसे पर्यावरण, जनसंख्या, आतंकवाद जैसी जो भी समस्या है, परमाणु हथियारों को नष्ट करने जैसी जो भी समस्याएं संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों को पूर्ण सहयोग के साथ करना चाहिए। सुरक्षा परिषद में जो भी
सदस्य हैं उनकी संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। अस्थायी सदस्य और स्थायी सदस्य बढ़ने चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर संक्षिप्त टिप्पणी परिचय देते हुए करनी है। भारत के प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के कोई 3 कारण बताने हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के क्या कारण थे? तो 1952 में भारत के पहले आम चुनाव हुए और 1952 से लेकर 1967 तक 1967 तक वो ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के नेता जनता के सामने थे जो कभी स्वतंत्रता आंदोलन लड़ रहे थे। तो इनको स्वतंत्रता आंदोलन का जो एक प्रकार से मिला हुआ था टैग, वो प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले नेता थे जो कि जनता के सामने थे। इनका चमत्कारी व्यक्तित्व था। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिनका जनाधार गांव-गांव तक था, क्योंकि ये सबसे पुरानी पार्टी थी। 1885 में ही बन चुकी थी और पूरा स्वतंत्रता युद्ध इसी के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो ये पुरानी पार्टी थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का प्रमुख कारण था। सन 1975 की आंतरिक आपातकालीन घोषणा के संदर्भ में संविधान में किए गए किन्हीं 4 संशोधनों का उल्लेख कीजिए। नागरिक अधिकारों की दशा और नागरिकों पर आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ा? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आप अच्छे तरीके से याद करके जाएं। आंतरिक आपातकालीन घोषणा के संदर्भ में संविधान में 1975 में किए गए 4 संशोधन कौन कौन से? एक तो संसद ने संविधान के समक्ष नई चुनौती खड़ी की। इंदिरा गांधी ने का जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में केस था, उसके फैसले के बचाव के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये किया गया। आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42वां संविधान संशोधन किया गया, जो कि मिनी संविधान कहलाता, सबसे बड़ा संविधान संशोधन था, जिनमें कर्तव्य भी लागू किए गए। 10 मूल कर्तव्य लाए गए। 1978 में ही आंतरिक आपातकाल जो शब्द था उसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द उसके स्थान पर शामिल किया गया। दय खंड होगा, दय खंड में निबंधात्मक प्रश्न होंगे आपके सामने। दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए और रूस जैसे परंपरागत मित्र की जगह संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्ती करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस कथन के पक्ष में आप तर्क दीजिए, क्या ये सही है? और सही है तो इसमें आप पक्ष में तर्क दें कि क्या हमें अब सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका से दोस्ती बढ़ानी चाहिए, जो कि सोवियत संघ है वो भारत का स्वाभाविक मित्र है। अथवा में शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के मध्य संबंध बहुआयामी थे। शीत युद्ध के दौरान यानी 1945 से और 1990 तक भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत ही अच्छे थे। भारत का स्वाभाविक मित्र है सोवियत संघ, जो कि भारत इस दौरान भारत पे जो भी कष्ट आया उसमें वह स्वाभाविक रूप से बिना किसी लोभ लालच के भारत के पक्ष में खड़ा रहा और भारत की मदद के लिए तैयार रहा। यानी बहुआयामी संबंध थे। इस कथन की विवेचना भी करनी है, पक्ष में तर्क देने हैं। तो भारत द्वारा अपनाई गई जो गुट निरपेक्षता की नीति है, सैनिक गुटों से अलग रहने की नीति, स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने वाली नीति है, सोवियत संघ के विघटन के बाद अब संयुक्त राज्य अमेरिका ही सर्वोच्च शक्ति बची है विश्व में। अतः भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर संबंध बढ़ाने चाहिए। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ही देशों ने उदारीकरण को अपना रखा। दोनों ही लोकतांत्रिक देश, शक्तिशाली लोकतंत्र हैं दोनों ही, तो दोनों को संबंध बढ़ाने चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत की स्वराज की मांग का समर्थन किया और ग्यारह सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर जैसे ही आतंकवादी हमला हुआ, तब से जो अमेरिका है उसका झुकाव भारत की तरफ ज़्यादा हो गया है। और इस हमले के बाद अमेरिका ने
फैसला किया कि भारत और अमेरिका दोनों देश मिलकर आतंकवाद को समाप्त करने की योजना बनाएंगे। भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध बढ़ाते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो राष्ट्रीय हितों के प्रति सचेत रहते हुए अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता को बचाते हुए, अखंडता को बचाते हुए अपने संबंधों को अमेरिका के व्यापारिक संबंधों के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। तो उपयुक्त बिंदु से हम कह सकते हैं कि समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत को अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करना चाहिए, जो कि भारत के हित में होगा। दूसरा जो निबंधात्मक प्रश्न है वह आएगा आपका वैश्वीकरण वाले चैप्टर से। विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है, यानी वैश्वीकरण। प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत में वैश्वीकरण के प्रतिरोध के कौन से आधार हैं, क्यों विरोध किया जाता है भारत में वैश्वीकरण का। तो विश्वव्यापी जो पारस्परिक जुड़ाव है उसको कहते हैं वैश्वीकरण। और ये जुड़ाव किसके कारण हुआ है, प्रौद्योगिकी यानी तकनीक के कारण, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट के कारण। तो इसके कारण विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव के 4 घटक हैं। एक तो विश्व एक हिस्से के जो विचार हैं, विश्व के एक हिस्से के विचार और धारणा है वो दूसरे हिस्से में पहुंची। पूंजी का भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंची है, निवेश बढ़ा है। वस्तुओं का एक देश से दूसरे देश में पहुंचना भी क्या है, इसी का वैश्वीकरण का ही कारण है। बेहतर आजीविका और रोजगार के साधन भी सुलभ हुए हैं। प्रौद्योगिकी का क्या योगदान रहा है, तो वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक जो है वो है प्रौद्योगिकी, तकनीक, और इसकी प्रगति के कारण ही वैश्वीकरण बढ़ा है। जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप कंप्यूटर, इंटरनेट के नवीनतम आविष्कारों ने किस प्रकार दुनिया के विभिन्न भागों के बीच जो दूरी है उसको कम कर दिया है, और इसको कहते हैं नवीनतम आविष्कार। इंटरनेट के आविष्कारों की वजह से ऐसा संभव हुआ है, और संचार क्रांति आई है। प्रौद्योगिकी का प्रभाव हमारे सोचने के तरीके और जो भी सामूहिक जीवन है उसकी गतिविधियों पर भी पड़ा है। इस तरह मुद्रण की जो तकनीक है उसका प्रभाव भी राष्ट्रवादी भावनाओं पर पड़ा है। वैश्वीकरण का मूल जो तत्व है वह है विचारों का, वस्तुओं का, पूंजी, व्यक्तियों का विश्वव्यापी प्रवाह, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विश्व के विभिन्न भागों के बीच आवागमन यानी प्रवाह, और ये तकनीक से ही संभव हुआ है। उदाहरण के लिए विश्व के विभिन्न भागों में जैसे पूंजी, वस्तु और गतिशीलता, लोगों की आवाजाही बढ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक देश से दूसरे देश में व्यापार कर रहे हैं। आज इंटरनेट की सुविधा के चलते ही ई कॉमर्स, बैंकिंग, ई लर्निंग जैसी जो तकनीकें हैं वह अस्तित्व में आ गई, जिनके का जो लाभ है वो भी बड़े स्तर पे मिल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के मानचित्र में वाराणसी, मेघालय, मथुरा और चेन्नई को भरना है, या आप भरें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कानपुर और जैसलमेर। तो हम पहले ऑप्शन को भरते हैं। वाराणसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश। ये जो एरिया है उत्तर प्रदेश है, तो मथुरा भी उत्तर प्रदेश में और वाराणसी भी उत्तर प्रदेश में। मेघालय कहाँ, उत्तर पूर्व का स्टेट है मेघालय, ये मेघालय है। और मथुरा भी उत्तर प्रदेश में है। मद्रास, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, जो कि यहाँ पे है। दूसरे में हम भरेंगे मध्य प्रदेश, जो कि भारत के मध्य में है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के नीचे ये वाला एरिया है। कानपुर उत्तर प्रदेश में है। जैसलमेर राजस्थान में है। तो इस प्रकार से 4 मार्क्स का आपका मैप हमने क्लियर कर लिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न शेखावाटी मिशन के माध्यम से, प्रश्न बंक के माध्यम से और ये डेस्क वर्क करवाकर मैंने आपकी मदद करने का पूरा प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे और आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर अब तक भी आपने किसी कारण से राजनीति विज्ञान नहीं पढ़ी है तो आपको जितना मैंने कराया है उतना भी आप करके चले जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि 95+
आपके मार्क्स ज़रूर आएंगे। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।